तो आज की वीडियो में बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करेंगे। जितने भी क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम आज की वीडियो में पूर्ण रूप से डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जितने भी वंश होंगे उन वंशों का अलग अलग वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो आज की वीडियो होगा गुलाम वंश के बारे में बात करेंगे। तो इस प्रकार से जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं तो इस पे आप बेसिक रूप से ध्यान दीजिएगा और जितने भी हम अलग से बताएंगे हुआ है उससे ज़्यादा हम आपको बोल करके क्वेश्चन को बताएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से तो कल वाली वीडियो में हमने बताया था कि गौरी वंश का जो लास्ट में किस प्रकार से उनका युद्ध हुआ, किस प्रकार से उनका अंत हुआ। तो कल वाली वीडियो में हमने पूर्ण से बता दिया है। तो आज बात करेंगे दिल्ली सल्तनत, किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत का उत्पन्न हुआ, किस प्रकार से उसकी उद्भव हुआ। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जय हिंद, मैं रस्तोगी R2B एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। तो इस प्रकार से बात करेंगे गुलाम वंश। तो गुलाम वंश बनने से पहले की बात करेंगे, अर्थात जो गुलाम वंश की स्थापना, गौरी का कोई पुत्र नहीं था। जो गौरी क्या था, गौरी का कोई पुत्र नहीं था। उसने अपने कुटुंब अर्थात कुटुंब के किसी भी व्यक्ति या गौर के किसी भी जनजाति सरदार पर विश्वास नहीं किया था, विश्वास नहीं करते थे। इस प्रकार से अपनी सल्तनत की रक्षा करने के लिए वो अपने दासों पर विश्वास करते थे। कहने का यह अर्थ है, जो गौरी थे, गौरी के मुख्य रूप से 3 गुलाम थे जिनका नाम था कुतुब, एवध, कुवाचा और एल्दोस था। तीनों पे मुख्य रूप से क्या करते थे, विश्वास करते थे। और इनका कहना था कि इनका कोई पुत्र नहीं था। इनका कहना था कि जो अगर हमारी मृत्यु होने के बाद इन तीनों दास आपस में ये जितने भी हमने सल्तनत को बढ़ाया है वो आपस में क्या कर लें, पूर्ण रूप से विभक्त कर लें। इस प्रकार से 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद गौरी का कोई संतान नहीं था। और संतान नहीं होने के कारण ये तीनों दासों ने आपस में जितने भी उन्होंने अपने राज्य या विस्तार विभक्त कर लिया। तो मुख्य रूप से बात करेंगे, जो बात के 3 गुलाम थे, कुतुबिन, ऐबक, कुवाचा और एल्दोस था। अब बात करें विभक्त की बात करेंगे, एल्दोस ने गजनी को प्राप्त कर लिया, कुवाचा ने सिंध और मुल्तान को अपने राज्य में सीमा के अंतर्गत ले लिया और कुतुबिन ऐबक ने उत्तरी भारत के प्रांत को अंतर्गत को अपना हिस्सा मान लिया। इस प्रकार से अगर बात करेंगे राज्य की बात करेंगे, सियालकोट था, लाहौर था, अजमेर था, झांसी, दिल्ली, मेरठ, अलीगढ़, कन्नौज और बनारस, बिहार, लखनऊ थी। इस प्रकार क्षेत्र जो थे कुतुबिन ऐबक के अंतर्गत आ जाते हैं। सल्तनत की स्थापना की। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत का काल जो 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का काल चला था। भारतीय इतिहास में 1206 ईस्वी से लेकर के और 1526 ईस्वी तक अर्थात 320 ईस्वी तक का जो समय था वो दिल्ली सल्तनत का युग था। ठीक है ना। तो इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत पे मुख्य रूप से 5 वंश शासन किए थे। पहला था गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोदी वंश था। इनमें से सबसे ज़्यादा शासनकाल की बात करेंगे तो तुगलक वंश जो वंश था, इन्होंने सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत पे शासन किया था। जो दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा शासनकाल की बात करेंगे, तुगलक वंश जो 94 वर्ष तक शासन किए थे। और सबसे कम की बात करेंगे खिलजी वंश जो 30 वर्ष तक क्या हुआ था, शासन किए थे। तो इस प्रकार से बात करेंगे। इसका वीडियो मुख्य रूप से आज का जो वीडियो होगा मुख्य रूप से गुलाम वंश होगा। तो गुलाम वंश को हम किन किन नामों से जानते हैं आप इसे भी नोट करिएगा। अगर बात करें गुलाम वंश, जो गुलाम ममलुक वंश के भी नाम से भी जानते हैं। तो मुख्य रूप से आपको याद होना चाहिए, गुलाम वंश को इलवारी वंश के नाम से जानते हैं और ममलुक वंश के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से गुलाम वंश की बात करेंगे तो 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का शासन था। और गुलाम वंश के शासन के अंतर्गत मुख्य रूप से 11 शासन उभर के आए थे। जैसे में क्या था, 11 सुल्तान उभर के आए थे। पहला था कुतुबिन ऐबक थे, उसके बाद
आराम शाह थे, उसके बाद इल्तुतमिश थे, रुकनुद्दीन थे, उसके बाद फिरोज शाह थे, उसके बाद रजिया थी, उसके बाद बहराम शाह थे और महमूद शाह थे, उसके बाद नसरुद्दीन महमूद शाह थे, उसके बाद गयासुद्दीन बलबन थे, उसके बाद 11वां शासन थे कैकुआ थे, जो इस प्रकार से शासन उभर के आए थे। हमने इसको ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हमको आपको छोटे से वीडियो में आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देना है। तो अब बात करते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश का स्थापना की बात करेंगे तो 1206 ईस्वी में थी, कुतुबिन ऐबक ने की थी। तो बात करेंगे दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम शासक की बात करेंगे तो वो कुतुबिन ऐबक को माना जाता है। वह भारत में गुलाम वंश अर्थात दास वंश की स्थापना की थी। किसकी? गुलाम वंश अर्थात दास वंश। गुलाम का मतलब होता है, गुलाम का मतलब ये होता है कि किसी के मतलब गुलाम का मतलब होता है, अर्थात बोल सकते हैं कि मान लीजिए जो गौरी थे, गौरी का कौन था? गुलाम। कौन क्या था? गुलाम। कौन था? कुतुबिन ऐबक। इसलिए इसे गुलाम वंश कहा जाता है क्योंकि गुलाम का मतलब होता है कि जो राजा थे, राजा अपने पास गुलाम रखते थे क्योंकि उनकी हर बात को मानता हो, हर बात पे विचार करता हो, उनको बताता हो और जहाँ करने पर वहाँ जाता हो, उसे गुलाम कहते हैं। इसीलिए इसे गुलाम वंश कहा जाता है। तो गुलाम वंश भी कहते हैं और दास वंश की भी संज्ञा देते हैं। इस प्रकार से किंतु जो दिल्ली सल्तनत के जो वास्तविक कार्य था, ये 2 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अगर बात करेगा गुलाम वंश की स्थापना, गुलाम वंश की संस्थापक की बात करेंगे तो कुतुबिन ऐबक को कहेंगे। अगर कहेगा कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे तो इल्तुतमिश को हम कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कुतुब ऐबक की बात कर, जो कुतुब ऐबक थे वो गुलाम वंश की स्थापना की थी। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। कहाँ बनाया? अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? दिल्ली या लाहौर में? तो इन्होंने अपनी राजधानी की बात करेंगे तो लाहौर में अपनी राजधानी बनाई थी। ऐबक ने मलिक और सिर्फ सलाहकार की उपाधि धारण की थी। किसकी? सिर्फ सलाहकार की उपाधि धारण की थी और इसे क्या कहते हैं? लाख बख्श भी कहा जाता है। इन्हें लाख बख्श भी कहा जाता है। ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। क्या थी? ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। इसी प्रकार से 1210 ईस्वी में चौगान अर्थात पोलो खेलते समय इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से अगर बात करेंगे, अब ध्यान सुनिएगा। अब कहने का इसका यह अर्थ है, इन्होंने जो इस वंश का जो गुलाम वंश की बात करेंगे, गुलाम वंश के लिए क्योंकि इसके संस्थापक कुतुबिन ऐबक को माना जाता है, जो गौरी क्या थे? गुलाम थे। तो अब बात करेंगे, इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी बल्कि एक मलिक और सिर्फ सलाहकार की उपाधि धारण की थी। ये गरीबों के प्रति दया व भाव रखते थे, अतः इन्हें हातिम भी कहा जाता है। ये भी आपको पॉइंट है। ये लाखों को मतलब क्या करते? लाखों को क्या करते? दान करते थे। इसीलिए इन्हें लाख बख्श की संज्ञा दी जाती है। किस लिए लाख बख्श की संज्ञा दी जाती है? क्योंकि इन्होंने बहुत लाखों क्या करते थे? दान करते थे। और बात करेंगे, ये क्या थे? कुरान पढ़ने में माहिर थे और कुरान पढ़ने का माहिर के अंतर्गत इन्हें कुरान पूर्ण रूप से याद था, इसलिए कुरान खां के विषय इन्हें संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा? कुरान खान की संज्ञा भी दी जाती है। ऐबक ने अजमेर विजय के बाद इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया था। किनका निर्माण किया था? 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया था। ठीक है ना। इसी प्रकार से ऐसा माना जाता है कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा जो निर्माण किया गया था, ये किसी विद्यालय के स्थान पर बनाया गया था। अगर हमें बात करेंगे कि यह संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़ करके इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया था। इसी प्रकार से ऐबक ने दिल्ली में एक मस्जिद बनवाई थी, जो पहली मस्जिद की संज्ञा दी जाती, जिसका नाम है कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद था। ठीक है ना। इन्होंने पहली मस्जिद का निर्माण करवाया था। इनके गुरु का नाम था गुरु बख्तियार काकी था। क्या नाम था? इनके गुरु का नाम था बख्तियार काकी था। ऐबक ने कुतुब मीनार की भी स्थापना की थी। जो उन्होंने 2 मंजिल का कुतुब मीनार की स्थापना किसने की थी? कुतुबिन ऐबक ने, जो इन्होंने 2 मंजिला तक क्या था? निर्माण करवा दिया था। और शेष 3 मंजिल का जो निर्माण की बात करेंगे इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक
मोहम्मद तुगलक के समय इस मीनार पर बिजली गिर जाने के कारण फिर फिरोज शाह तुगलक ने पुनः निर्माण करवा दिया था। तो अब बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के एक शिल्प सलाहकार बख्तियार खिलजी ने 13वीं शताब्दी में बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को पराजित कर दिया था। ये भी आपको याद होना चाहिए। इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत की वास्तु संस्थापन की बात करेंगे। इल्तुतमिश को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। इसे अभी हमने इसे बता दिया है। बात करेंगे 1229 ईस्वी में। क्या बात करेंगे? क्या बात करेंगे यहाँ पे? 1229 ईस्वी में बगदाद के अब्बासी खलीफा से मान्यता प्राप्त थी। इल्तुतमिश को 1229 ईस्वी में बगदाद के जो खलीफा थे इन्हें सुल्तान की उपाधि अर्थात सुल्तान की उपाधि से इन्हें क्या कर दिया था? नवाजा कर दिया। अर्थात बोल दिया था कि आप सुल्तान बन सकते हैं या आपको एक उपाधि दी जाती है आप सुल्तान बनने की। तो इस प्रकार से इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर की जगह से दिल्ली बनवा दिया था। अब यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनवाई थी। जैसे ही इल्तुतमिश थे जिसने क्या किया कि लाहौर को हटा करके अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी। ये भी आपको याद होना चाहिए। इस प्रकार से इल्तुतमिश ने तुर्क ए चहलगानी नामक संगठन की स्थापना की थी। तो इस प्रकार से जो इल्तुतमिश ने तुर्क ए चहलगानी नामक एक संगठन की स्थापना की थी। तुर्क एक चहलगानी क्या है? तुर्क एक चहलगानी का मतलब होता है 40 सरदारों का संगठन को ही तुर्क ए चहलगानी की संख्या दी जाती है। इस प्रकार से इल्तुतमिश ने चांदी का टका और तांबे का डिजिटल नामक सिक्का चलवाया था। मुख्य रूप से ये होना चाहिए, चांदी का सिक्का चलवाया था और तांबे का सिक्का चलवाया था, जिससे हम चांदी को टका और तांबे को डिजिटल की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार से न्याय का घंटा चलवाया था। अर्थात इन्होंने एक न्याय का घंटा चलवाया था। अगर आपको न्याय चाहिए तो इल्तुतमिश के दरबार में जाइए, वहाँ पे एक घंटा लटकाया जाता था जिसे आप बजा करके इल्तुतमिश से न्याय की गुहार लगा सकते थे। और इस प्रकार से साथ ही कुतुब मीनार का भी निर्माण करवाया था हमने। अब हम बात करते हैं ख्वारिज्म के शासनकाल या बोलते हैं जलालुद्दीन मकबरनी को अपने यहाँ शरण न देकर के इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को चंगेज खां अर्थात मंगोलों के आक्रमण से बचाया था। तो इस आपको यह ध्यान होना चाहिए, जब इल्तुतमिश का जो शासन चल रहा था उस समय की बात करेंगे, एक जलालुद्दीन नामक व्यक्ति ने वह चंगेज खां से बच करके इल्तुतमिश के शरण में आ जाते हैं। कहाँ थे? इल्तुतमिश के यहाँ शरण में आ जाते हैं। लेकिन इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन को शरण न दिया और उसे वहाँ से क्या कर दिया? भगा दिया। जिस खान ने इल्तुतमिश पर आक्रमण करता तो दिल्ली को पूर्ण रूप से नाश कर देता। तो इस प्रकार से इल्तुतमिश ने बुद्धि का विकास करते हुए जलालुद्दीन को शरण नहीं दिया। तो शरण क्या नहीं दिया। तो इस प्रकार से चंगेज खान ने दिल्ली पर आक्रमण नहीं किया। तो इस प्रकार से इल्तुतमिश ने अपनी बुद्धि की विकास से दिल्ली को बचा दिया। तो इस प्रकार जो अगला शासन बनता है, रजिया सुल्तान अगला शासक बनती है। रजिया सुल्तान 1240 में प्रथम सुल्तान शासिका बनी थी। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग करके पुरुषों की तरह कहबा एवं कुल्ला अर्थात टोपी पहनना शुरू कर दिया था। ठीक है ना। इस प्रकार से रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया और जलालुद्दीन याकुत को अमीर आखुर बोल सकते हैं अस्तबल का प्रमुख नियुक्त कर दिया। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है जो आपको याद होना चाहिए। तो अगला देख लेते हैं। तो इस प्रकार से आगे देख लेते हैं। तो आगे दिया है कि 13 अक्टूबर 1240 में क्या दिया है कि 13 अक्टूबर 1240 में रजिया सुल्तान क्या कर दी जाती है? हत्या की जाती है। किसने? 13 अक्टूबर 1240 में रजिया सुल्तान की हत्या की जाती है। हत्या करने वाले कौन थे? डाकू थे। जो कैथल एक जंगल पड़ता है वहाँ पे हरियाणा के पास पड़ता है, वहाँ पे इनकी हत्या कर दी जा। बहराम शाह थे जो
पूर्ण रूप से अयोग्य शासक के रूप में जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से उसने नायब-ए-मामलिकात पद का सृजन किया था, अर्थात नायब-ए-मामलिकात पद क्या किया, बनाया था। तो इस प्रकार से इख्तियारुद्दीन एतगीन को इस पद पे नियुक्त किया गया था, ठीक है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए। इस प्रकार से नसरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सी करके अपना जीवन निर्वाह करता था। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो 11 जो गुलाम वंश में जो 11 शासन उभर के जो आए थे, तो उनमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे नसरुद्दीन महमूद शाह थे, जिन्होंने क्या किया था, इन्होंने शासन सुल्तान होने के बावजूद भी ये पूर्ण रूप से एक आम जीवन यापन करते थे। आम जीवन का मतलब होता है कि यह टोपी सी करके और कुरान को पढ़ करके और उसे लिख करके बाज़ारों में क्या करते थे, बेचा करते थे। और जब यह बेचा करते थे, जो पैसा मिलता था तो वो अपना जीवन को क्या करते थे, मुख्य रूप से जिया करते थे। इनकी एक बेटी थी, इनकी बेटी का जो विवाह था इनकी बेटी से विवाह बलबन ने कर लिया था। और विवाह करने के बाद यह क्या करते हैं कि दिल्ली सल्तनत का शासन के रूप में उभर के आते हैं, ठीक है ना। कौन, बलबन, जो विवाह करके दिल्ली सल्तनत का अगला शासन बनते हैं। इस प्रकार से नसरुद्दीन महमूद ने सुल्तान बनने से पहले नसरुद्दीन महमूद ने बलबन के उल्लू खां की उपाधि धारण की थी। किसकी, उल्लू खां की उपाधि से नवाजा था। तो इस प्रकार से आगे देख लेते हैं बलबन कौन था। बलबन की बात करें, बलबन इल्तुतमिश के शासनकाल में एक 40 सरदारों का एक सदस्य नियुक्त किया था। उसी 40 सरदारों में बलबन क्या थे, विद्वान थे, जिसे हम बोलते हैं, जिसे बोला जाता है कि 40 सरदारों का संगठन। उस 40 सरदारों के संगठन में बलबन क्या थे, विद्वान थे। वही बलबन थे जो लौ और रक्त की नीति अपनाई थी। तो आगे पढ़ते हैं, क्या देखिए, बलबन थे 1266 ईस्वी में सुल्तान बनते हैं। इस प्रकार सुल्तान बनने के बाद उन्होंने गयासुद्दीन बलबन के नाम से सुल्तान बना था, ठीक है ना। तो गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना था। जो यह बात करेंगे, तुर्क-ए-चगताई के सदस्य थे। कौन थे, तुर्क-ए-चगताई के सदस्य थे। ये हमने आपको बता दिया है। तो अगला देख लेते हैं। इसी प्रकार से आगे बात करते हैं, बलबन ने जिले-इलाही की थी। ये भी आपको याद होना चाहिए। जिले-इलाही निजामते खुदाई की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति का नाम कौन था, बलबन था। तो बलबन ने ही अपने दरबार में शारदा एंड पापोश की प्रथा शुरुआत की थी। शारदा एंड पापोश क्या होता है, शारदा एंड पापोश यह होता है कि सुल्तान के सामने झुक करके उन्हें नमस्कार करना होता है। तो ये एक प्रथा है जो बलबन ने प्रारंभ की थी। इसी प्रकार से बलबन ने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी। कौन सी नीति, लौ एंड रक्त की नीति अपनाई थी, ठीक है ना। ये भी आपको याद होना चाहिए। इसने एक और काम किया था, पारसी त्यौहार था। कौन सा, एक पारसी त्यौहार था जिनका नाम था नौरोज। जिनका क्या था, नौरोज, ठीक है। नौरोज त्यौहार को मनाना प्रारंभ कर दिया, ठीक है ना, प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार से बलवंत ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। दीवान ए अर्ज की स्थापना बलवंत ने की थी। इनके दरबार में अमीर खुसरो तथा अमीर हसन रहते थे। इनके दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन क्या करते थे, मुख्य रूप से निवास करते थे। इस प्रकार से जो गुलाम वंश में इसी प्रकार से बलवंत थे, गुलाम वंश का जो अंतिम शासक के रूप में नहीं गिने जाएंगे, लेकिन एक विकसित अर्थात बहुत बलवान के रूप में, बलवंत के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से अंतिम शासन की बात करेंगे। गुलाम वंश का अंतिम शासक का नाम था सैफुद्दीन कैमूर। क्या नाम था, सैफुद्दीन कैमूर था, जो गुलाम वंश का अंतिम शासन के रूप में जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से बात हमने आपको बता दिया। फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम आपको इतने छोटे वीडियो में सोचते हैं जितने भी क्वेश्चन मिल जाए, हमने पूर्ण रूप से कोशिश की है। तो जब लाइव वीडियो जब लेंगे, जब हमें कुछ सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, तो वहाँ पे लाइव वीडियो का करवाएंगे जो आपको इतिहास, भूगोल, पॉलिटिक्स और मैथ, इस प्रकार से बहुत सारे हम सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छी तरह से प्रोवाइड करेंगे। नोट करने का अर्थ ये है कि आपसे
कुछ लेंगे नहीं, बस आप हमें हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और लाइक करिएगा। और नीचे कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट बॉक्स में हर वीडियो का ज़रूर कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करें, ताकि हमें कुछ मोटिवेशन मिले कि हाँ वीडियो कैसा था। तो बनाने का ये उद्देश्य होता है कि आप लोगों को कुछ समझ में आया नहीं आया, अगर आप बताएं कमेंट बॉक्स में तो हम आगे बनाने के रूप में कोशिश करेंगे। अगर कोई उसमें मिस्टेक भी हो तो हम उसे इम्प्रूव करने के मुख्य रूप से कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।